स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग रॉकेट प्रोपल्जन की। प्रोपल्जन जो है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास इंग्लिश में जिसका मतलब आता है वो हमारे पास है कि पुश फॉरवर्ड। ठीक है, पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम ड्राइव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपल्जन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि किसी चीज़ को मूव कराना। अब रॉकेट्स जो हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट्स जो हैं वो आप जैसे बहुत सारी जो है मतलब कि साइंस में जो तरक्की की है, न्यूक्लियर साइंस में जो तरक्की की है, उसमें रॉकेट जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। ठीक है, अब उसकी एक फिगर मैं आपको दिखाती हूँ कि रॉकेट्स जो हैं वो किस तरह से हमें दिखते हैं। ये उसकी फिगर आगे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स जो हैं उनमें हम एक इंजन जो होता है जो कि इसकी बैक साइड पे लगाया जाता है, उसमें से हम जो है फ्यूल की बर्निंग करते हैं। और फ्यूल की बर्निंग में हमारे पास ऑक्सीजन और जो है मतलब कि उसमें लिक्विड और सॉलिड जो है वो दोनों पार्ट प्ले करते हैं, और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी जो है कंबंशन की जाती है। और उसका एज अ रिजल्ट जो है हमारा जो रॉकेट होता है वो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जो फ्यूल बर्न होके जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसमें जो बेसिक लॉ अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स रॉकेट प्रोपल्जन में, वो हमारे पास थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है, जो कि हमें ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म हम कर रहे हैं, यानी कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो आपस में क्या है, वो ऑपोजिट हैं। अब मैं आपको यहाँ ये लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट्स एक्शन है वो हमारे पास क्या है कि हमारा रॉकेट जो है वो स्पेस में हम उसको भेजना चाहते हैं, यानी कि स्पेस में हम उसको किसी भी पर्पजेस के लिए भेजना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर किसी और पर्पजेस के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पेस में हम इसको भेजना चाहते हैं तो हमें इस ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो हर चीज पे एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एग्जर्ट करती है। अब क्योंकि हम इसको अर्थ की सरफेस से लॉन्च करना चाह रहे होते हैं, भेजना चाह रहे होते हैं, तो वो अर्थ जो है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अब मतलब कि अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ठीक, अब वो जो अपनी तरफ खींचना है अर्थ का, उससे हम बच के जो निकलना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो जो है उसके लिए हम एक जो है इंजन जो है वो बनाते हैं, यानी कि फ्यूल बनाते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि वो गैसेस जो होती हैं वो जब बर्न होती हैं तो वो नीचे वाली डायरेक्शन में जो है वो पुल एग्जर्ट करती हैं। ठीक है, और एक पुल एग्जर्ट करने की वजह से एज अ रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो हमारा रॉकेट होता है वो लॉन्च हो जाता है, यानी कि वो उसमें से स्पेस में जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, और ग्रेविटी की एक्सेस में से निकल जाता है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो रॉकेट्स हैं उनमें एक एसेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि एसेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जैसे जैसे फ्यूल जो है, जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होता जाता है, यानी कि उसकी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो जैसे जैसे मतलब कि टाइम के साथ साथ जैसे उसमें बर्निंग होती जाती है, क्योंकि एक खास अमाउंट का फ्यूल जो है वो हमने एक रॉकेट में रखा होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो फ्यूल बर्न होता जाता है मैस जो है वो कम होता जाता है, और मैस कम होने की वजह से रॉकेट की जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होता जाता है। अब इस चीज को हम किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी बॉडी जो कि लाइटर वेट की है और उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें मोमेंटम की अमाउंट भी ज्यादा होगी। ठीक, और इसी तरह जो है हम अगर कोई हमारे पास हैवी बॉडी और उसकी स्पीड कम है तो उसमें मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो रॉकेट्स में जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है और वो नीचे की डायरेक्शन में जो है वो रिलीज होता जाता है, तो हमारे पास मास ऑफ द रॉकेट जो है वो इंक्रीज मतलब कि उसमें कमी आती जाती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीज आता है, और उसका मोमेंटम जो है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रहा होता है। और टाइम के लिहाज से जब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट जो है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास जो रॉकेट्स हैं, यानी कि यूजुअली देखा जाता है कि क्योंकि उन्होंने जो है एक ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है और उन्हें एक अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सकें, तो यूजुअली जो है टिपिकल रॉकेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उनके बारे में जो कैलकुलेशंस की गई हैं तो वो 10,000 जो है वो केजी पर सेकंड मास जो है वो ऑफ मतलब कि मास, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मास ऑफ फ्यूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, मास ऑफ फ्यूल जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी जो बर्निंग की वजह से गैसेस निकलती हैं, उनकी जो स्पीड होती है, यानी कि जब आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से गैसेस का इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है, यानी कि गैसेस की निकलने की स्पीड जो नोट की गई है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है वो 4,000 जो है 4,000 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि 4,000 मीटर्स पर
सेकंड की स्पीड में से उसमें से गैसेस लीक हो रही हैं। अगर इस चीज को देखा जाए स्टूडेंट्स की, यानी कि इतना फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रही है पर सेकंड के लिहाज से रॉकेट, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रॉकेट का जो मेजर पोर्शन है, यानी कि 80% ऑफ द पोर्शन जो है वो फ्यूल पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि बाकी का मास बहुत कम है, लेकिन जो 80% है वो फ्यूल है, और बाकी जो रॉकेट का अपना मास है वो बहुत कम है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये जो 80% ऑफ द फ्यूल है, इसने मेजर मास जो है वो उसको कंज्यूम किया है रॉकेट के अंदर। और अब अगर हम इसके मास को अगर मैं डिनोट करती हूँ, यानी कि अगर मेरे पास एम जो है, स्मॉल एम से अगर मैं इसकी नोटेशन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स की, मास ऑफ द गैसेज है हमारे पास, यानी कि मास ऑफ गैसेज है, यानी कि वो गैसेस जो कि एजेक्ट हो रही हैं उसमें से पर सेकंड के लिहाज से, और उनकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी के साथ वो जो है, ये मैं गैसेस की, अगेन मैं गैसेस की बात कर रही हूँ कि v वेलोसिटी के साथ वो उसमें से निकल रही हैं, तो जो मोमेंटम वो गेन करेंगे। अब मोमेंटम के बारे में अगर देखें, p इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, p इज इक्वल्स टू mv होता है। ठीक है, और मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो हमें फोर्स बताता है। ये भी जो है पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने जो है न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जब डिफाइन किया था, तो हमने कहा था कि फोर्स जो है वो मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ जो हमारे पास मैथ्स है स्टूडेंट्स, यानी कि मैथ्स, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने एक जनरल केस के लिए बताया कि जो यूजुअल रॉकेट्स हैं वो 10,000 kg पर सेकंड के लिहाज से फुल एजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो mv डिवाइडेड बाई टी जो है, यानी कि डिवाइडेड बाई टी जो है, इसका यहाँ मैं m प्राइम कह देती हूँ। तो ये जो मेरे पास m है, ये मास ऑफ द गैसेस है पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड क्यों कहा है मैंने कि टाइम के लिहाज से। तो यहाँ मेरे पास mv जो है वो इसका आ जाता है हमारे पास मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो एजेक्टेड गैसेस का हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, mv है। और जो हमारे पास टोटल मास है रॉकेट का, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉकेट जो है उसमें एक तो ये है कि हमारे पास उसमें स्पेस क्राफ्ट है या फिर, और साथ हमारे पास इंजन है। तो रॉकेट इन दोनों चीज़ों पे जो है इन दोनों चीज़ों से कंबाइन होकर बना होता है। तो हम अगर उसका टोटल मास देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम और m इंटू ए, यानी कि ये हमारे पास जो कैपिटल m है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंबाइन मास है रॉकेट का, और जिसमें हमारे पास फ्यूल भी इंक्लूडेड है। और a जो है वो एक्सेलरेशन है जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम के लिहाज से। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह दूं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दूं, और इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट्स में अगर इक्वेट करूं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एम ए इज इक्वल्स टू एम वी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो मेरे पास ये वाला मैस है, ये मैस पर यूनिट टाइम है हमारे पास, यानी कि कितने पर यूनिट टाइम के लिहाज से कितना मास, कितना फ्यूल जो है वो रिलीज कर रहा है। और यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ रॉकेट की, तो मैं ये निकाल सकती हूँ इजीली कि एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम आ जाता है। और इस इक्वेशन से हमें स्टूडेंट्स ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पास मास, यानी कि टोटल मास जो रॉकेट का जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड है हमारे पास, वो अगर कम होता जाएगा जैसे जैसे उसकी बर्निंग होगी, जैसे जैसे टाइम के लिहाज से उसकी बर्निंग होती जाएगी, तो मास में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आता जाएगा। और जैसे जैसे मास में डिक्रीज आएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज होती जाएगी रॉकेट की। ठीक है, और जैसे जैसे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इंक्रीज होती जाती है, मास में डिक्रीज आता है, तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी गेन करता जाता है रॉकेट, यानी कि उसकी मोशन जो है वो टाइम के लिहाज से बढ़ती जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन जो कि हमने रॉकेट प्रोपल्जन का देखा है कि किस तरह से रॉकेट्स जो हैं वो मतलब कि उनमें उनके पीछे फिजिक्स हमारे पास क्या है कि रॉकेट्स की जो मोशन होती है या फिर प्रोपल्जन होती है वो किस तरह से होती है।